हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लगभग हर साल किसी न किसी रूप में ये कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि स्टेट लेंस लॉ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ABCD, ये ABCD प्लेन इज मूव्ड इनटू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड अलोंग जेड डायरेक्शन। इसमें तो पहले तो कह रहे हैं कि स्टेट लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या होता है? लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो कुछ इस प्रकार से होगी कि वो उसी कारण का अपोज करेगी जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ID, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट अपोज द cause which produce it, कि डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, ये उसी कारण का अपोज करेगी जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुई थी। ठीक, तो ये लेंज लॉ समझेंगे इसमें डायरेक्शन करंट के निकालने के लिए कैसे लेंज लॉ काम करता है। ये लूप था ABCD, ये अभी बाहर था, लेकिन ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो क्या हुआ कि ये अंदर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये प्लेन में अंदर जाती हुई जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस लूप से अटैच हुई, मतलब इस लूप में बढ़ने लगी अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस लूप से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज हुआ। ठीक, तो अब ये जो लूप में करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी कि वो उसी कारण का अपोज करेगी जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। तो प्रोड्यूस ये क्यों हुई है? क्योंकि इसमें अंदर की इस लूप में अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी। ठीक है। अब अगर ये लूप कुछ इस तरह से करंट फ्लो करा दे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड बन जाएगी, है ना। तो इस वजह से जो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रही थी, तो ऊपर की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो उसको कैंसिल कर देगी। तो इस तरह से ये वाली बात सही हो जाएगी कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच डैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ये प्रोड्यूस क्यों हुई? क्योंकि अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो उसने करंट फ्लो कराई। करंट फ्लो होने से ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बनी प्लेन में, और अंदर और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो ये था लेंस लॉ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ABCD। तो ये क्वेश्चन था 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये चॉइस में था। ठीक है, और करके था ये क्वेश्चन, या तो आप ये करिए या तो फिर आप ये करिए। तो ये क्वेश्चन जो था बी वाला, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कई लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है। इसमें जो कंसेप्ट है बस वो समझ जाइए। ठीक है, इसमें क्या था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस C है, और वो बैटरी V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड था। उसके बाद क्या हुआ कि बैटरी डिस्कनेक्ट करी गई, और एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C 2C वो लेकर आया गया। ठीक है, और वो ए के अक्रॉस मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया। फिर कहना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ए एंड बी। ठीक है, दो कैपेसिटर है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ठीक है, तो ही बोल रहे हैं कि चार्ज ऑन ए अपॉन चार्ज ऑन बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो पहले इसको समझिए हो क्या रहा है। दो कैपेसिटर थे, एक था ये जिसकी कैपेसिटेंस थी C, और दूसरा कैपेसिटर और लेकर आया गया यहाँ पे इस तरह से, जिसकी कैपेसिटेंस हो गई 2C। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस 2C थी, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर जो है ये बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्टेज की बैटरी, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना है? V है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V है, इस कैपेसिटर के बीच भी V है, और नीचे वाले में भी पोटेंशियल V है। तो पहला वाला जो कैपेसिटर था उसके पास चार्ज था Q। ठीक, ये अनचार्ज था दूसरा कैपेसिटर। लेकिन जब ये दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट कर दिए गए होंगे तो क्या होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें जो कैपेसिटर A था, ठीक है, इसमें चार्ज हो जाएगा QA, और नीचे वाले कैपेसिटर जिसका नाम B था इसमें चार्ज हो जाएगा QB। तो वही ये लिखा है कि Q इजगल टू QA प्लस QB। टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा ना, अगर Q है तो टोटल चार्ज हमेशा Q ही रहेगा। तो QA इजगल टू हो जाएगा CV, और QB इजगल टू हो जाएगा 2C इंटू V। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तो अभी भी हमेशा V ही बना रहेगा ना, जो कि है कॉमन पोटेंशियल। तो QA अपन QB करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो। और इसमें सेकंड नंबर पे कह रहा है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन AB। जब कनेक्ट कर दिए गए हैं ना, तो A और B की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे, और जो पहले थी इसकी एनर्जी, जो A था उसकी एनर्जी थी, उसको डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा? कॉमन पोटेंशियल बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? QA प्लस QB, और टोटल कैपेसिटेंस हो गया C प्लस 2C बराबर 3C। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q बाई
3c, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो इस टाइम हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगी UF इजकल टू 1/2 CV²। ठीक है, V है कॉमन पोटेंशियल, तो अब हो जाएगा यहाँ पे 1/2C और V की जगह पे रख देंगे Q/3C, तो हो जाएगा Q²/9C²। तो ये मिला हम लोग को Q²/18C। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी थी C, और बैटरी कितनी थी पोटेंशियल V। ठीक है, अभी भी जो V वोल्ट की बैटरी ही कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा हाफ CV², और उसमें चार्ज कितना था Q, तो हम लोग लिख सकते हैं V को V की जगह पे लिख सकते हैं Q/C, तो ये हो जाएगा Q²/C²। तो ये मिला 1/2 Q²C। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो हमको मिल जाएगा 1:9। तो ये मिला U फाइनल डिवाइडेड बाई U इनिशियल इजकल टू 1:9, जो कि हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है कि डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, रो इजकल टू, ध्यान रखिए, मनी स्क्वायर। ठीक है, माँ नीचे नी स्क्वायर, उसके बाद टाउ, ये हम लोग को ड्राइव करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए पहले करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन करते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी इजकल टू होता है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज J इजकल टू I/A। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज टाइम इंटरवल between two successive collision, between two successive collision, ये इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से इसे लिखते हैं। ठीक है, सक्सेसिव कोलिजन का मतलब समझ लीजिए, जो मेटल होता है वो उसको बोलते हैं, इट कंसिस्ट एज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन। मतलब इसमें क्या होता है कि इस तरह से एक जाल होता है क्रिस्टल का, इसमें यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं इधर उधर। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रैंडम मोशन करता रहता है विद इन अ मेटल, इस तरह से गया, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से टकराया, कभी यहाँ टकराया। तो दो टक्कर के बीच में जो टाइम लगता है, टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम लगा टाउ1, यहाँ वाले टाइम को दे देते हैं T1 नाम, यहाँ वाले टाइम को दे देते हैं T2 नाम, यहाँ वाले टाइम को दे देते हैं T3। इस तरह सारे जो इंटरवल लग रहे हैं इनका एवरेज ले लीजिए, मतलब T1 + T2 + T3 डॉट 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 Tn। ठीक है, यहाँ n से डिवाइड कर देंगे, तो इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस तरह से आप रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपने डेफिनेशन में। उसके बाद हम लोग को ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी जो ट्रेडिशनल तरीका है, बुक में देखेंगे, इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है। ठीक है, और इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करिएगा, तो वैसे जल्दी भी हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो हमने आपको क्या बताया था, रेजिस्टिविटी इजकल टू होता है मनी स्क्वायर टाउ। तो जो ओम्स लॉ होता है, जैसे V इजकल टू IR हम जानते हैं, वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में अगर ओम्स लॉ लिखते हैं तो होता है J इजकल टू सिग्मा E। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और J क्या है, करंट डेंसिटी। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये बहुत आराम से ड्राइव हो जाएगा। कैसे, सीधे करंट की इक्वेशन लिखिए। करंट बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था, करंट बराबर होता है, ध्यान रखिए, फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको लिखना होगा तो बोलिए ईटा मा, इसका मतलब होता है बड़ी ई का मतलब 2E। ठीक है, टा से टाउ, मा से एम, ईटा मा, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। करंट का लिखना है तो वीना लिख दीजिए, वीना। ठीक है, VENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस का लिखना है तो वो होता है R इजकल टू रोला, मतलब R इजकल टू रो L/A रोला। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना होगा तो मनी स्क्वायर और यहाँ टाउ। अब ये इतने फॉर्मूले अगर याद है ना, तो कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से डेरिवेशन आएगा तो वो कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सीधे करंट की इक्वेशन लिखते हैं, डेरिवेशन कैसे करेंगे ये देखिए बस। करंट की इक्वेशन लिखेंगे, I इजकल टू होता है वीना ना, I इजकल टू NEA VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा NEA, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा E टाउ/m। ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये जो A है ये इधर I के अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I/A इजकल टू NE स्क्वायर A तो चला गया उधर, NE स्क्वायर E टाउ/m। ये बचा ना, I/A को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको लिखते हैं J। तो J इजकल टू हो गया NE स्क्वायर E टाउ/m। ठीक,
अब जे इजगल टू होता है सिग्मा ई, ये देखिए ओम्स लॉ, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जेड बराबर सिग्मा ई, और सिग्मा क्या होता है, उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो और रो इजगल टू होता है 1/सिग्मा, तो यहाँ से लिख देंगे सिग्मा ई इजगल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम, ई से ई कैंसिल, तो हम लोग को मिला सिग्मा, सिग्मा को लिखते हैं 1/रो, तो ये जाएगा रो इजगल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ठीक। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला प्रूव हो गया, रो इजगल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो इस तरह से कुछ ये फॉर्मूले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इनको आप रख लीजिए, ये आपके हर एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, ये कुछ फॉर्मूले आप रख लीजिए, इनसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, अगर वो पूछा जाता है तो वो भी आपका हो जाएगा। अगर डेरिवेशन आता है तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करिए, कुछ भी इधर उधर करिए, जो भी पूछा जा रहा है वो प्रूफ जरूर होगा, बस आपको ये याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सी आर सर्किट है जिसमें R इजकल टू है 200 ओम एंड C इजकल टू है 50/पाई माइक्रोफैरेड, कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज EMF E इजकल टू 100 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्स। कैलकुलेट करना है हम लोग को, इम्पीडेंस करना कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है फेज एंगल, उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक। इम्पीडेंस तो कैलकुलेट सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस क्या होता है, जेड बराबर होता है नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को ये फेज एंगल कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर वोल्टेज का फेज रजिस्टर में इस तरह से है वी आर, तो कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे होगा वी सी इस तरह से, और ये हो जाएगा नेट वोल्टेज, और ये हो जाएगा फेज एंगल फाई, और ये फेज एंगल फाई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो tan फाई इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा वी सी, बेस हो जाएगा वी आर, ठीक। और वी सी कितना होता है, वी सी होता है आई इंटू एक्स सी, और वी आर हो जाएगा आई इंटू आर, तो ये कैंसिल, तो हम लोग को यहाँ से फेज डिफरेंस मिल जाएगा tan फाई इजकल टू, वो मिल जाएगा एक्स सी बाई आर, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग फेज एंगल निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तो बस किसी तरह से करंट मिल जाए, करंट जैसे ही मिल जाएगी उसको रेजिस्टेंस 200 ओम गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर भी मिल जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिए कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो पूछा गया है उसमें मेंशन तो किया नहीं गया है कि एवरेज वैल्यू की, पीक वैल्यू की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये मेंशन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो VRMS पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को VRMS निकालना है। अगर बोला होता है इसमें कि E इजकल टू सिंपली ई नॉट नहीं, E इजकल टू 100 वोल्ट अगर बोल दिया गया होता तो इसका मतलब होता है कि ये ERMS गिवन है, ठीक है, ये RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से जेड इजकल टू हो जाएगा √R² प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, एक्स इजकल टू होता है ओमेगा सी, और ओमेगा होता है 2πf, तो हो जाएगा 1/2πfc, ठीक। तो सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो एक्स इजकल टू मिला 200 ओम, तो यहाँ से हम लोगों ने जेड इजकल टू निकाल दिया 200√2 ओम। अब अगर हम लोग को फेस एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब tan फाई कैलकुलेट करना है, तो tan फाई इजकल टू हो जाएगा एक्स सी बाई आर, एक्स सी कितना है, एक्स सी है 200 और आर भी है 200, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से फेस एंगल फाई इजकल टू आया 45 डिग्री। तो सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो जाएगा VRMS अक्रॉस रजिस्टर, क्या हो जाएगा, हो जाएगा IRMS, करंट की IRMS वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब IRMS निकालने के लिए हम लोग को दो E नॉट इजकल टू 100 दे रखा है ना वोल्ट, तो अब इसको सिंपली हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ERMS निकालेंगे तो ये जाएगा 100/√2, ठीक। अब ये ERMS मिल गया, हम लोग को जेड पता है, तो हम लोग यहाँ से IRMS निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा ERMS डिवाइडेड बाई जेड, तो ये हो जाएगा 100/√2 अपॉन में 200, तो ये मिला 1/2√2 एम्पियर। जेड की वैल्यू में √2 पहले से था, तो ये √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा सिंपली 1/4 एम्पियर, तो IRMS हम लोग को मिल गया। तो हम लोग वोल्टेज की RMS वैल्यू अक्रॉस अ रजिस्टर, वो क्या हो जाएगा, करंट कितना है 1/4 इंटू रजिस्टेंस जो कि है 200, तो ये मिला 50 वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से ये 3 नंबर आराम से आपको मिल जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत इधर भी हो जाती तो इतना टेंशन ना लीजिए, आधा नंबर कट जाता बहुत ज़्यादा, लेकिन अटेम्प्ट करा करिए क्वेश्चन, अटेम्प्ट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ
मीडिया एंड TIR ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हम लोग को क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल डिफाइन कर देंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब रे डेंसर मीडियम से, जैसे ये डेंसर मीडियम है तो ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है रे, तो वो 90 नॉर्मल से दूर हटती है। जाना यूँ चाहिए तो नॉर्मल से दूर हटेगी। जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा आता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कहने का मतलब है, जैसे ये एक मीडियम था, ठीक है, ये मीडियम 1, ये मीडियम टू है डेंसर, मीडियम 1 है रेयर मीडियम, और ये हो गया नॉर्मल। इस तरह से लाइट इंसिडेंट हुई और इसको जाना चाहिए था सीधे इस तरह से, लेकिन ये क्या होगी, ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है। अब इसको जाना यूँ चाहिए था, लेकिन क्या होगा, ये नॉर्मल से डेविएट होकर कुछ इस तरह से निकल जाएगी। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया, तो क्या हुआ कि देखा कि लाइट क्या हुई, लगभग 90 डिग्री की एंगल पे रिफ्रैक्टेड हो गई, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो लाइट इसी मीडियम में वापस लौट के चली आती है, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो 90 डिग्री बन गया था, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिख दिया है। अब हम लोग को लिखना है TIR की डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या होगा, रे यहाँ से इस दूसरे मीडियम में जाने की जगह वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, द रे अंडरगो रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोले तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आफ्टर द क्रिटिकल एंगल, after the critical angle, the ray of light come back to the same medium, come back to the same medium, this phenomena is known as TIR, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ये टेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, रे इंसिडेंट हुई जो कि क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई थी यहाँ पे, और रे रिफ्लेक्ट होने की जगह पे यहाँ से इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट होना था और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बाई स्नेल्स लॉ साइन, ठीक है, साइन IC ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, साइन IC डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब कि μRD, इस तरह से लिखा जाता है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन IC, तो साइन IC है, साइन R है 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये μRD को हम लोग लिख सकते हैं 1/μdr, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहाँ से हो जाएगा क्रिटिकल एंगल साइन IC इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो इस तरह से ये हम लोग को प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट ए में कह रहा है कि 12 नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन अ फिगर, ठीक है। ये फिगर में इस तरह से शोन हुआ है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि relative to the potential being 0, find the electric potential and electric field at center of the circle, ठीक है। सर्किल के सेंटर पे हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड E, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E फाइंड करने को, तो वो आप लिख सकते हैं E विल बी 0 ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। अगर ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये अपनी फील्ड ऐसे बनाएगा और इधर वाला चार्ज अपनी फील्ड ऐसे बनाएगा, एक दूसरे की फील्ड कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। फिर इधर वाला चार्ज अपनी फील्ड ऐसे ही बनाएगा और उसके जस्ट ऊपर वाला चार्ज अपनी फील्ड ऐसे बनाएगा, तो सबकी सारे चार्जेस की फील्ड कैंसिल हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 0।
तो यहाँ ई नेट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जो जो सेकंड नंबर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्किल। हाँ, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी चार्ज क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, टोटल कितने चार्ज इस तरह के, टोटल 12 चार्ज हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर टर्म है ना, तो पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं सिंपली के टोटल चार्ज कितना है 12 क्यू, ठीक है। अच्छा, ये अगर एक स्केलर टर्म है तो यहाँ पे हम लोग चार्ज का जो साइन है उसको ध्यान रखेंगे कि प्लस का है कि माइनस का। तो चार्ज निगेटिव है तो हम लोग निगेटिव साइन लेके चलेंगे, ठीक है। तो माइनस का के 12 क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, रेडियस जो कि आर। तो इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा पोटेंशियल। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 क्यू बाई आर, ये हो जाएगा आंसर। आर भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस का dV बाई डी आर, ठीक है। और जब V कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, मतलब dV इक्वल टू जीरो हो गया, तो E इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी सेंटर पर, ठीक है। तो आपको जिस तरह से सही लगता है उस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो कह रहा है कि इफ द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन एन आर्क ऑफ 120 डिग्री एज शोन इन फिगर, इस फिगर में शो किया गया है, ठीक है। देन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर सी, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सेम। जो चार्ज चाहे एक जगह पे सारे एक्यूमुलेट हो जाएं या फिर चार्ज चाहे इधर उधर फैले रहें, पोटेंशियल वही होगा, V इक्वल टू माइनस का के 12 क्यू बाई आर, ठीक। ये चार्ज चाहे ये जो चार्ज यहाँ पे है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, या कहीं पे भी हो, पोटेंशियल डिस्टेंस आर पर इतना ही होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 120 आर्क में सीमित रह जाए, चाहे वो 60 डिग्री में सीमित रह जाए, या फिर चाहे वो पूरे 360 डिग्री में सीमित रहें। पोटेंशियल होगा V इक्वल टू के 12 क्यू बाई आर माइनस का। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इसमें कह रहे हैं कि हाउ डज द रेजिस्टेंस डिफर फ्रॉम इम्पीडेंस, ये डिफाइन करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर LCR सर्किट के लिए किसका एक्सप्रेशन करना है, इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन फॉर ड्राइव करना है, ठीक है। LCR सर्किट के लिए एक्सप्रेशन तो आपको पता होगा, Z इक्वल टू होता है √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है एक्सप्रेशन। तो ये ड्राइव करना है। तो सबसे पहले जो 27 में कह रहा है कि रेजिस्टेंस इंपीडेंस से कैसे डिफर है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सिंपली क्वेश्चन नंबर 27 में रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय बोथ AC एंड DC, ठीक है। तो बस इतना लिख दीजिए, काफी है। वाइल द इम्पीडेंस लिख दीजिए, वाइल द इम्पीडेंस जिसको Z बोलते हैं हम लोग, वाइल द इम्पीडेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय AC ओनली। तो ये हो गया डिफरेंस दोनों में, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों के लिए ऑफर होता है, और जो इंपीडेंस होता है वो सिर्फ AC करंट के लिए अपोजिशन होता है, ठीक है। इंपीडेंस को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नेट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट, ठीक है। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग इंपीडेंस के लिए, तो उसमें कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको इंपीडेंस थोड़ा बहुत भी पता है तो आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, एक नंबर तो उसमें मिल जाएगा। इसके बाद इम्पीडेंस LCR सर्किट के लिए हम लोग को ड्राइव करना था। अगर एक LCR सर्किट ले लिया जिसमें VM इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t ये लगा होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो उसमें क्या होता है कि देखिए जो R के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो तो ऐसे होगा करंट की डायरेक्शन में, अगर इधर करंट है तो इधर वोल्टेज होगा VR, ठीक। और इंडक्टर में होता है 90 डिग्री ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री आगे होगा, यहाँ होगा इंडक्टर में, और कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे होता है। अगर आपको ये याद नहीं हो पाता है कि इंडक्टिव सर्किट या फिर कैपेसिटिव सर्किट में कौन किसका फेस आगे पीछे होगा, तो इसके लिए ट्रिक होती है, इसको याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है कि आप एक ये वर्ड याद रखिए, ICC और VCL, VIC होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट, इसे बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट, ठीक। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होगी 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे होगी, और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है। ये होगा, जैसे अगर कैपेसिटिव सर्किट है ICC आपको याद है, तो करंट को आप ऐसे बनाइए हमेशा इस डायरेक्शन में, यानी कि वोल्टेज को आपको 90 डिग्री पीछे बनाना है, ठीक है। इस तरह से फेजर डायग्राम बनेगा। फिलहाल हम लोग को निकालना है नेट वोल्टेज, ठीक है। तो नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा, नेट वोल्टेज यहाँ पे निकलेगा V नॉट इक्वल टू हो जाएगा VR प्लस VL प्लस VC, इनका वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नेट वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं
तो ये हो जाएगा वी नॉट इजकल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जो वी नॉट होता है इसको लिख सकते हैं, अगर हम लोग को करंट पता है जो कि आई है, सर्किट में मैक्सिमम करंट आई है और इंपीडेंस जेड है, तो वी नॉट इजकल टू हो जाएगा आई नॉट जेड। तो वी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, वी आर इजकल टू हो जाएगा सिंपली आई नॉट इंटू आर। वी एल इजकल टू हो जाएगा, वी एल इजकल टू हो जाएगा आई नॉट इंटू इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जो कि होता है एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, वीसी इजकल टू हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सी, एक्सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एक्सी इजकल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हुआ आई नॉट जेड इजकल टू, आई नॉट बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो ये बचा हमें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो जेड इजकल टू हम लोग को मिला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये मिला इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट। तो ये ड्राइव करना था हम लोग को। जो इसके में ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है पार्ट बी, उसमें कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट एंड प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी इन अ एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो ये इतना सा करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ये कैसे करेंगे देखिए, रेजोनेंस की कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इंपीडेंस बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं इंपीडेंस जेड इजकल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट जेड बिकम्स मिनिमम टू मिनिमाइज जेड। तो जेड को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये टर्म अगर जीरो हो जाए यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी इजगल टू जीरो हो जाए, ये कंडीशन होगी जेड को कम से कम करने के लिए। तो इस टाइम क्या होगा, जेड मिनिमम हो जाएगा जो कि हो जाएगा आर के बराबर। ठीक है, ये होती है रेजोनेंस की कंडीशन, यानी कि यहां से हो जाएगा एक्सएल बराबर एक्सी। ठीक है, एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इजगल टू हो जाएगा 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ इजगल टू ओमेगा, ओमेगा जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो 1 अपॉन रूट एल सी हो जाएगा ये। तो यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई एफ इजगल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इसमें निकालना है वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। तो जैसे यहाँ पर इस एक्सिस पे जो वाई एक्सिस है इस पे ले लिया करंट, और जो एक्स एक्सिस है इस पे ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक्सिस हो गई फ्रीक्वेंसी की और ये एक्सिस हो गई इलेक्ट्रिक करंट की एसी सर्किट के लिए। ठीक, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वैसे वैसे स्टार्टिंग में पहले करंट बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये करंट यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पर ये करंट बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ेगी, तो इसे बोलेंगे आई मैक्स। इस टाइम जेड होगा वो मिनिमम हो गया होगा, मतलब इंपीडेंस ऑफ सर्किट मिनिमम हो गया होगा। अगर फ्रीक्वेंसी अब हम लोग और बढ़ाएंगे तो यहाँ से फिर क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करके इस तरह से सेम पाथ फॉलो करेगी। तो ये हो गया ग्राफ, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ। तो इस जो क्या कहते हैं, ये जो मैक्सिमम करंट है इस पर इस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, इसे बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस टाइम जो सर्किट का इंपीडेंस होगा जेड वो हो गया होगा मिनिमम। ठीक, और पावर हो गई होगी यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब अगर जेड मिनिमम होगा तो पावर हो जाएगी मैक्सिमम, जेड मिनिमम करंट हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, और इस टाइम जो पावर हो गई होगी वो भी मैक्सिमम हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा है कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ एन टर्न पर यूनिट लेंथ, एन टर्न पर यूनिट लेंथ है, मतलब एक इस टाइप से सोलेनॉइड है। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसके अंदर कोई एसएस रॉड भी होगी। उसके बाद बोला गया है कि उसके बाद बोला गया कि अ कॉइल ऑफ कैपिटल एन टर्न इज वुंड टाइटली अराउंड इट नियर इट्स सेंटर। ठीक है, जो सोलेनॉइड है इसके सेंटर पर एक और कॉइल यहाँ से लपेट दी गई इस तरह से, इस तरह से एक और। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि जो दूसरी कॉइल सेंटर के अराउंड इसमें लपेट दी गई है उससे कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा देंगे जो कि होता है ई इजकल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसमें पूछ रहा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द कॉइल। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे देन उसको कंपेयर कर देंगे हम लोग, ई इजकल टू माइनस का एम डी आई बाई डी टी होता है इससे, तो क्या होगा एम की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, इसमें बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो जो कि मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको देखिए,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो मिल ही गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल ऑफ एन टर्न, सेकंड कॉइल ऑफ कैपिटल एन टर्न उसमें थे, वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू एन बी ए। ठीक है, तो यहां से एन बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई, और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम लोग ई इक्वल टू निकाल देंगे माइनस का टी फाई बाई डी टी, तो यहां से हम लोग को मिलेगा माइनस का म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन एन डी आई बाई डी टी, ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक, यहाँ से डी आई बाई डी टी, आई की वैल्यू कितनी गिवन है, आई के लिए बोला गया है आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट सोलेनॉइड में फ्लो हो रही है ना, तो हम लोग आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रख देंगे, तो हम लोग को अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिल जाएगा, जो कि होगा ई इजकल टू माइनस का म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन एन, यहाँ से मिला हम लोग को आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ई इजकल टू माइनस का म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन एन, और यहाँ मिला ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन होगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछा जा रहा है कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है ई इजकल टू माइनस का एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, कंपेयर दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ 1। ठीक है, तो आप देखिए इक्वेशन 1 क्या लिखी है, इक्वेशन 1 लिखा है ई इजकल टू माइनस का म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन एन डी आई बाई डी टी, इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्लियर यहाँ से लग रहा है एम इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन एन, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो देखिए कम से कम समय में आपको 3 नंबर तो मिला जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से यहाँ पे लॉन्ग डेरिवेशन नहीं करना था इसका। जब सब पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने जितना आंसर लिखा उससे अगर आपका रिजल्ट बाहर आ रहा है तो निकाल दीजिए रिजल्ट बाहर। ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तो देखिए कई बार, अब हम बता नहीं सकते, 5 से 6 बार रिपीट मिल रहा है किसी हर सेट में, किसी न किसी सेट में मिल रहा है, तो ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना ही डन है बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो फंसना है। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि हाउ डस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन। ठीक है, ये लिखना ही कई बार बताया है आंसर, तो इसमें ज़्यादा है डिटेल में नहीं बताएंगे। एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस से हो रहा था तो उसको आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, तो ये बताना है। उसके बाद हम लोग को ग्राफ बनाना है बिटवीन द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद बनाना है सिंपली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ। ठीक है, तो हम लोग को पता है ग्राफ तो सिंपली इस वाले का इस तरह से बन जाएगा, पहले वाला ग्राफ तो। ठीक है, हम लोग पोटेंशियल यहाँ पे लगाएंगे, जो कलेक्टर निगेटिव तो इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिर सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी, फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर पर ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये जब इंटेंसिटी वर्सेस करंट बनाएंगे। आइंस्टीन ने बताया कि जब भी कोई लाइट ऑफ फोटोन एच म्यू इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इज इंसिडेंट, और अगर ये एनर्जी जो एच वी इंसिडेंट हो रही है ये सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड इमिट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। तो इक्वेशन इस तरह से इन्होंने बताया कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि एब्जॉर्ब किया मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन ने, वो किस तरह से यूज होगी, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन मतलब फाई में, और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के रूप में यूज होगी। तो ये इक्वेशन आइंस्टीन ने दी। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं वर्क फंक्शन फाई इज होता है एच इंटू एफ नॉट। एफ नॉट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी को म्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे म्यू नॉट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा एच व्यू इजकल टू एच म्यू नॉट। ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और प्लस के मैक्स, तो यहां से के मैक्स इजकल टू हुआ, के मैक्स इजकल टू मिला हम लोग को एच म्यू माइनस म्यू नॉट, इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद जब ग्राफ बनाएंगे वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल, तो ये एक्सिस होगा, इससे मिलेगा फोटो करंट, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कलेक्टर पोटेंशियल। ठीक, तो पहली बार जब उस पर I1 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हुई तो जीरो पोटेंशियल पर भी इतनी करंट मिल रही थी, और फिर जैसे ही थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट थोड़ी यहाँ से बढ़ेगी, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी, तो ये I1 इंटेंसिटी पे मिल गई। उसके बाद फिर जब इंटेंसिटी बढ़ाया I2 लगाया होगा तो करंट थोड़ी सी और बढ़ गई होगी, फिर जब इंटेंसिटी I3 कर दी गई तो सैचुरेशन करंट थोड़ी सी और बढ़ गई, और इस तरह से मिली हम लोग को ग्राफ। ठीक है, उसके बाद जब ये पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, अब जीरो से नेगेटिव वोल्ट में ले जाएंगे, तो क्या होगा देखते हैं, ये जो करंट थी फोटो करंट ये डिक्रीज होती है, वो इस तरह से डिक्रीज होती है। ठीक है, जो I2 इंटेंसिटी पे करंट वो भी सेम तरह से डिक्रीज होकर सेम पॉइंट पर मिलेगी इस तरह से, और जो I3 इंटेंसिटी पे करंट थी वो भी सेम इस तरह से डिक्रीज होगी और इस पोटेंशियल पे मिलेगी, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको बोलते हैं V0 को, यहाँ V0 को
पोटेंशियल को बोलते हैं, जो निगेटिव पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस पोटेंशियल पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो भी जीरो हो जाती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो भी अब एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि वहां पे निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया गया है। इस टाइम पे करंट जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंसिडेंट इंटेंसिटी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी I1 है वो कम है, I2 ज़्यादा है और I3 सबसे ज़्यादा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस एक्सेस पे हम लोग ले लेंगे फोटो करंट और इस एक्सेस पे ले लेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ मिला फोटो करंट और ये इंटेंसिटी I, और जब हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो करंट डायरेक्टली बढ़ती रहती है, यानी कि रिलेशन होता है IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड मार्क द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन। अल्ट्रावायलेट में हम लोग जानते हैं लाइमन, और विजिबल में बाल्मर, और इंफ्रारेड में पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ये सब होती हैं। तो आपको कोई भी बना दीजिए, ठीक है। अगर आप केवल एनर्जी लेवल ही बना देते हैं तब भी आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लेकिन आपको पूरा 3 नंबर लेना है। तो हम लोग इसका बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए। तो ये एक एक्सिस पहले बना लेते हैं, यहीं पे हम लोग बनाएंगे एनर्जी लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे n बराबर 1 के लिए, जिसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होती है n बराबर 1 के लिए? n बराबर 1 के लिए एनर्जी होती है, आप लोग जानते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, ठीक। उसके बाद बनाएंगे n बराबर 2 लेवल, ये हो जाएगा n बराबर 2 लेवल, इसको बोल देते हैं n बराबर 2। इसकी एनर्जी कितनी होती है n बराबर 2 के लिए? n बराबर 2 के लिए एनर्जी होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद होता है n बराबर 3, जिसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n बराबर फर्स्ट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 को बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है इक्वल टू माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम लोग बना देंगे n बराबर 4 के लिए। n बराबर 4 के लिए क्या होता है एनर्जी? n बराबर 4 के लिए एनर्जी होती है इक्वल टू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम लोग बना देंगे n बराबर 5 के लिए। n बराबर 5 के लिए एनर्जी होती है इक्वल टू माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको ये एनर्जी अगर याद है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप जो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऊपर वाले स्पेक्ट्रल लाइन से n बराबर 1 में अगर कोई भी ट्रांजिशन होता है तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, n बराबर 1 2 3, मतलब n बराबर 5 से n बराबर 1 में ट्रांजिशन होता है, या n बराबर 4 से 1 में, या फिर 3 से 1 में, या फिर 2 से 1 में, या फिर n बराबर 5 से भी हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन 1 में होता है, तो इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये हो जाएगी लाइमन सीरीज, जो कि इसे बोलते हैं यूवी रीजन में होता है, ठीक है। अगर हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 2 में ट्रांजिशन हो रहा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग बाल्मर सीरीज, ठीक है। और बाल्मर सीरीज के लिए जो रीजन बोलते हैं उसको बोलते हैं विजिबल रीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा विजिबल रीजन, ठीक है। अगर हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 3 में ट्रांजिशन होता है तो उसे बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड रीजन, जिसे बोलेंगे, ये हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा लाइमन सीरीज, दूसरी वाली हो जाएगी ब्रैकेट सीरीज, नहीं लाइमन बाल्मर, ये हो जाएगी बाल्मर, फिर ये हो जाएगी ब्रैकेट सीरीज। और ये जो रीजन होता है इसे बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन, मतलब IR रीजन। तो इस तरह से अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन बना देते हैं और एनर्जी लेवल बना देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने ये ट्रांजिशन जो यहाँ पे शो कर रही है ना भी शो किया होता तब भी आपको 1 से ही 1/2, मतलब आधा मार्क्स, 1.5 मार्क्स मिल जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट, जो कि चॉइस में गिवन था। इसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई एंड मेंशन इट्स 2 फीचर। इसकी 2 प्रॉपर्टी भी बतानी है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाई डू लाइटर न्यूक्लियाई अंडर गो न्यूक्लियर फिजन। अक्सर अंडर गो न्यूक्लियर फिजन, मतलब जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो अक्सर न्यूक्लियर फ्यूजन ही क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं ना, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जब वापस कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं तो इस प्रोसेस में जो हैवियर न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बना देता है, ठीक है। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि मोर स्टेबल हो जाता है। ये बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी कैसे होगी? इन लोगों ने अपनी कुछ एनर्जी रिलीज कर दी होगी, जिस वजह से जो ये प्रोडक्ट बनना है हीलियम, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, ठीक। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियर जो है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है।
तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व किसका ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग रख लेंगे बाइंडिंग एनर्जी वाई एक्सिस पे, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लोग रख लेंगे मास नंबर। ठीक, यहाँ हो जाएगा मास नंबर ए, और यहाँ पे हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, तो इस तरह से कर्व चलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से पीक होता है, फिर ये इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ले लीजिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से उठा के इस तरह से लाएंगे। तो इसमें जो ये जो होता है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हीको मतलब हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दीजिए लीनो यानी कि लिथियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये आइसोटोप होता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन 1H1, फिर यहाँ होता है 1H2 ड्यूटेरियम, और ये जो सबसे जो पीक वाला पॉइंट होता है जिसपे बाइंडिंग एनर्जी होती है 8 पॉइंट लगभग 7 होती है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है यहाँ पे वो होती है 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि होती है आयरन Fe के लिए। ठीक है, ये होता है A बराबर 56। तो आप ये प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि कर्व हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी फॉर A इज इक्वल टू 56, और यहाँ पे होता है लगभग यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम 92। इसके करस्पॉन्डिंग जब बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी आती है ये लगभग आती है 7.7 के आसपास। उसके बाद कह रहा था कि राइट इट्स टू प्रॉपर्टी यानी कि टू फीचर, तो आप लिख सकते हैं पहला में कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज independent of mass number for nuclei जो न्यूक्लियाई नंबर होगा वो 30 से कम होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं फॉर न्यूक्लियाई मतलब जो 30 से एटॉमिक मास वो ज़्यादा होगा, यानी कि जो एटॉमिक मास होगा वो 30 से ज़्यादा होगा लेकिन 170 से कम होगा। मतलब 30 से 170 के बीच में जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं एटॉमिक मास में, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी मास नंबर से। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर A is equal to 56, दैट इज आयरन 56 के लिए, जो कि कितनी होगी Be is equal to बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Be बाई N is equal to 8.7 या फिर 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए, काफी है। उसके बाद कहते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन में ही क्यों जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज लाइटर न्यूक्लियाई हैव वेरी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इफ दे कंबाइन, अगर वो कंबाइन होते हैं मतलब फ्यूज होते हैं, इफ दे कंबाइन एंड फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई देन बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियर फ्यूजन में ही जाते हैं। बस इस तरह से आप लिख दीजिए। तो इस वीडियो में लगभग 12 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो लेक्चर था इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।